आज हम चर्चा करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा था कि द एनर्जी पोसेसेड इन ए स्ट्रेच रबर और stretch spring or the compress ring, that means due to the elastic in nature। इस तरह के स्प्रिंग, स्ट्रेच स्प्रिंग हो, स्ट्रेच रबर हो या कंप्रेस आपका स्प्रिंग हो, उसमें जो एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे हम जो है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आज हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक स्प्रिंग है, यह एक यहाँ हुक से बंधा हुआ है एक स्प्रिंग है। कंसीडर ए स्प्रिंग, यह एक स्प्रिंग है जिसका एक एंड यहाँ पर हुक से लगा हुआ है, दूसरे एंड से हम एक कोई ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक ले लें। यह ब्लॉक या एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यह आपका ब्लॉक हो गया। इट कैन बी स्लाइड, यह जो है इस प्लेन के ऊपर यह जो है आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। यह स्मूथ प्लेन है। अब देखें एक दूसरा पोजीशन, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। यह इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी x बराबर है 0 और इसमें जो स्प्रिंग के कारण जो फोर्स लगने वाला है स्प्रिंग है ना, उसका भी वैल्यू है Fs, स्प्रिंग फोर्स इज 0। यह दो। अब इसकी एक दूसरी पोजीशन, देखें इसको, यह स्मूथ प्लेन है, क्या है स्मूथ प्लेन है, ठीक है। यह आपका ब्लॉक हो गया। यह स्ट्रेच पोजीशन है। तो यहां देखें ये जो है ये आपका पोजीशन आ रहा है, आप देखें जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इस डायरेक्शन में यह डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। कहां तक? यह एक्स डिस्प्लेस हुआ। तो ये जो होगा एक्स या पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। और एक फोर्स
जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करते हैं, इस स्प्रिंग में एक फोर्स काम करने लगता है जो इस स्प्रिंग को पुनः अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि अपनी मूल स्थिति में लाने का चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तो ये स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन इस दिशा में होती है, एफएस की। तो यहाँ एफएस क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो स्प्रिंग फोर्स क्या है, निगेटिव है। अब तीसरा है स्मूथ प्लेन हुआ। अभी इसे कंप्रेस करते हैं, यानी फोर्स जो लग रहा है वह इस डायरेक्शन में लग रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो एफएस लग रहा है वह इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की लाइन है, और तो यहां पर एक्स क्या होता है, निगेटिव, और एफएस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। Whenever a force is applied either to stretch or to compress, a force come into play in the spring which always oppose the change in the configuration of the spring. If you stretch, then the force oppose the stretching of the spring. It always try to bring the spring in its equilibrium position. If you compress, then again the force come into play, and again this force try to push the spring toward its equilibrium position. Suppose that this is a spring, या एक स्प्रिंग है, मान लीजिए कि यह स्प्रिंग है, इसका एक एंड एक दृढ़ आधार से जो है किसी आधार से बांध दिया गया है, दूसरे एंड से हमने एक ब्लॉक जिसका मास m है, मास m ब्लॉक कैन बी स्लाइड ओवर, है ना, ऑन ए स्मूथ प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह स्लाइड कर सकता है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यह जो है दोनों स्थिर हैं, तो यहाँ स्प्रिंग में भी कोई फोर्स नहीं है, ब्लॉक भी अपनी पोजीशन पर स्थिर है। अब हम ब्लॉक पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको स्ट्रेच करते हैं, तो स्प्रिंग क्या होगी, बाहर की ओर खींचते हैं ब्लॉक को इधर खींचते हैं। तो जब इधर खींचते हैं तो मान लीजिए कि इधर जो हम खींचते हैं वह कोई फोर्स एफ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करके ब्लॉक को, तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होता है। तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन लाइन है, यहां से यह जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द फोर्स, यह फोर्स जो है उस फोर्स के बराबर होगा जो स्प्रिंग में उसको पुनः अपने मूल स्थिति में, ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए उत्पन्न होता है, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो यह स्प्रिंग फोर्स इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। यह जो है इस ब्लॉक को खींचकर अपने मूल पोजीशन में लाने की चेष्टा करेगा। तो इसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, लेकिन एफएस यानी स्प्रिंग फोर्स की दिशा क्या है, इसे हम दूसरे शब्दों में रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, निगेटिव। अब यहां से हम स्प्रिंग, ये जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई किया है
वह इसको हमने रिलीज कर लिया, हटा दिया। तो ब्लॉक क्या होगा? ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स ब्लॉक मूव टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, या ब्लॉक जो है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर रन करेगा ड्यू टू द फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। जैसे ही यह स्प्रिंग फोर्स, तो यह क्या होगा? इसमें मोशन हो आएगा। क्या आएगा? इसमें मोशन, गति आ जाएगी। लेकिन मोमेंट, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण यह अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रुकने के बजाय यह इसको ओवरशूट कर जाएगा, यह आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया तो माने ऐसी पोजीशन में स्प्रिंग क्या होती है? कंप्रेस होती है। तो इस दिशा में ये जो मूल पोजीशन है, यहां से बाईं ओर यह जो है डिस्प्लेस होती है। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है? निगेटिव। जैसे ही यह इस दिशा में जाती है तो स्प्रिंग क्या होता है? कंप्रेस होता है। अब जो फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, यह जो है पुनः बॉडी को यानी ब्लॉक को पुश करता है आउटवर्ड। किस तरफ? उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। तो ये मूल चीज है। तो इस तरह यदि हम करके छोड़ दें तो यह जो ब्लॉक है यह स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर यह जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के दाएं बाएं ऑसिलेट कर सकता है ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। हुक्स लॉ के अनुसार, हुक्स लॉ कहता है कि द रेस्टोरिंग फोर्स और द स्प्रिंग फोर्स, है ना, एफएस, इसे रेस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं या एफएस, is directly proportional to the displacement of the block from its equilibrium position। ये Fs जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द ब्लॉक। क्लियर? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपका जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एफ एस बराबर माइनस के एक्स। अब बताते हैं यह के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के को क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है? ये निगेटिव साइन क्या बताता है? निगेटिव साइन शोज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट राइट को हो रहा है तो लेफ्ट के डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। यदि डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हो रहा है तो राइट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा। ये हुक्स का लॉ कहता है। एफ एस इक्वल टू के। अब इसको जरा हम एक्सपेंड करें तो के बराबर क्या हो गया? एफ एस बाई एक्स। ठीक है? यदि इसकी यूनिट हम देखें तो फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं? न्यूटन में, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको फोर्स कांस्टेंट कहा जाता है, या स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इट क्लियर? अब आते हैं हम इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करें। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन डिराइव करें। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में उसके लिए हम पोटेंशियल, मान लिया, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि द ब्लॉक
मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन by a small displacement dx। मान लिया कि यह जो है स्प्रिंग फोर्स लग रहा है और कोई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि यह dx हो रहा है, तब जो स्मॉल वर्क डन होगा टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, सपोज दैट, मान लेते हैं कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक पर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, किसी एक्सटर्नल के फोर्स के कारण जो ब्लॉक का जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है वह dx है। तो इस dx डिस्प्लेसमेंट करने में कुछ फोर्स का कुछ वर्क करना होगा, तो वर्क अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स, यानी स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कार्य कितना होगा, स्मॉल वर्क डन होगा, तो बराबर होगा Fs इंटू ds, Fs इंटू ds। अभी हमने देखा कि Fs बराबर क्या होता है, माइनस kx इंटू ds, ठीक है। तो ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में कितना वर्क होगा, तो इसे क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन माइनस kx dx, है ना, x फाइनल x इनिशियल, तो बराबर क्या हो जाएगा, यह क्या हो गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो w होगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर कर लें, कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन xf फाइनल xi इनिशियल x dx, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, w इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू xf xi, तो बराबर हो गया माइनस के 1/2 x एफ स्क्वायर माइनस 1/2 x i स्क्वायर, क्लियर, बराबर हो गया 1/2 के x i स्क्वायर माइनस 1/2 के x f स्क्वायर। ये वर्क डन हुआ। यह जो वर्क डन है, यह वर्क डन उस स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी तब वैसी स्थिति में W इक्वल टू U, तब U बराबर हो गया 1/2 के एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक है। यदि हम मान लें कि इनिशियल पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यह क्या हो जाएगा 0। तो वैसी स्थिति में U बराबर 1/2 माइनस के एक्स एफ स्क्वायर, ठीक है। केवल फाइनल पोजीशन है, तो वैसी स्थिति में यह क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब हम एक चीज देखें, जरा फिर से इसको आप समझ लें। हुक्स लॉ के अनुसार स्प्रिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी एफ ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ एस बराबर जो है माइनस के एक्स,
निगेटिव साइन शो करता है कि द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इट क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि ब्लॉक को स्प्रिंग के द्वारा हम ब्लॉक को एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, तो बाई स्मॉल अमाउंट कितना dx। हमने पहले समझाया कि जो स्ट्रेचिंग के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है वह किसके बराबर होगा? द फोर्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। जो रेस्टोरिंग फोर्स ठीक उतने ही मैग्नीट्यूड में वह उत्पन्न होता है। तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क होता है? यदि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx हो तब dw बराबर fs dx। चूंकि fs स्प्रिंग फोर्स बराबर हमने यहां साबित किया माइनस के एक्स dx। तो टोटल वर्क डन ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ले जाने में, ठीक है, यदि ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन xi टू मूव ना द फाइनल पोजीशन एक्सेप्ट द टोटल वर्क डन इज गिवन बाई किसे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमने किया, इंटीग्रेशन किया तो माइनस के बाहर लिया, x का x² बाई 2 हो गया इंटीग्रेशन, माइनस के इतना हुआ, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो xi पहले आ गया 1/2 xf²। इसके लिए यह हो गया। यदि इस इनिशियल ब्लॉक को फाइनल ब्लॉक पोजीशन पर ले जाकर ब्लॉक को इनिशियल पोजीशन से लेकर जाएं कहां पर? फाइनल पोजीशन पर, और छोड़ दें और यह वापस अपने इनिशियल पोजीशन, ओवरशूट नहीं, अपने इनिशियल पोजीशन पर ही आके रुक जाए, तब वैसी स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इट क्लियर। वाई आगे देखते हैं। हाँ, ये जो है ब्लॉक को जैसे हमने कहा कि दाईं ओर जितना हम पुश करके ले जाएंगे, ले जाने के बाद यदि इसको रिलीज कर दिया जाता है, जितना डिस्टेंस जितना डिस्प्लेसमेंट हो, x हो, है ना, तो सपोज दैट x से हमने जो है डिस्प्लेस किया और ब्लॉक की पोजीशन यहां है। व्हेन इट रिलीज, जब इसको रिलीज कर देते हैं तो ड्यू टू द रेस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के कारण, स्प्रिंग फोर्स की टेंडेंसी होती है मीन पोजीशन की ओर ब्लॉक को लाने की, तो एक्सटेंशन पोजीशन में यह इधर था, हम एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाए हुए हैं, तो जैसे ही रिलीज करते हैं यह जो है मीन पोजीशन की ओर आता है, और क्योंकि इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है तो यह ओवरशूट करके किस तरफ चला आता है, उतना ही डिस्प्लेसमेंट, यानी +x से -x। तो जब इस तरफ आता है ओवरशूट करके तो अगेन कंप्रेशन होता है, तो फिर जो रेस्टोरिंग फोर्स है यानी स्प्रिंग फोर्स है वह फिर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और है टेंडेंसी टू ब्रिंग बैक द ब्लॉक इन इनिशियल पोजीशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तक लाने का वह प्रयत्न करता है। तो इस तरह देखें तो फिर यह जो है ब्लॉक आगे की ओर बढ़ता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर पुशबैक होता है, और फिर इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण फिर यह जो, तब हम कह सकते हैं कि एक बार एक्सटेंडेड करके रिलीज किया जाए तो यह जो अपने मीन पोजीशन के दाएं बाएं जो है रिलीज ऑसिलेट करता है। यदि हम मान लें कि इसको एक्सटेंशन हमने किया, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन से एक्सटेंडेड किया किसी फाइनल पोजीशन एक्सेप्ट तक और रिलीज किया। रिलीज करने के बाद यदि वापस इनिशियल पोजीशन पर ही वह ब्लॉक रुक जाता है
तब वैसी दशा में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वह क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वह जीरो हो जाएगी। इसलिए क्यों जीरो होगी कि इनिशियल पोजीशन से एक्सटेंड किया हम फाइनल पोजीशन तक, और यह वापस जो है पुनः, तो हम जानते हैं कि वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो जब वर्क डन जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारी जीरो हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब हम एक चीज देखते हैं कि इस ब्लॉक को पुश आउट करने के लिए हमें इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करना पड़ेगा। यह एक्सटर्नल फोर्स F जो अप्लाई किया है यह क्वेसी स्टैटिक वे में है, क्वेसी स्टैटिक मतलब बिल्कुल स्लो, क्वेसी स्टैटिक मोशन है। तो वैसी दशा में एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। जो इसमें स्प्रिंग में जो रेस्टोरिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स उत्पन्न होगा वह जो है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वी कैन से द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स विच इज अपोजिट इन नेचर। क्या होता है, अपोजिट इन नेचर। इसके तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स मीन्स द वर्क डन बाय द स्प्रिंग रेस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? दिस एक्सटर्नल फोर्स bring the increase in the potential energy। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या थी, जीरो था। जैसे जैसे एक्सटेंशन हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वैसे वैसे उस ब्लॉक में यानी स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तब इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 KXI KXI का स्क्वायर माइनस 1/2 KXF का स्क्वायर। जरा हम देखें, यह चीज देख लें। क्यों कि एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पर अपोजिट इन नेचर। और दूसरे शब्दों में हम कह दें कि द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द वर्क डन। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होगा तो अगेन जो है एक्स KXI स्क्वायर माइनस KF स्क्वायर, दिस इज इट। क्लियर? यदि अब हम मान लें कि कोई जनरल पॉइंट हम ले लें, जनरल एक्स, यहां XI लिया, XF लिया, एक जनरल वे में एक्सटेंशन क्या है, X है। तो X एक्सटेंशन तक ब्लॉक को लाने में जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है फ्रॉम इनिशियल, तो एट द इनिशियल पोजीशन एट XI बराबर 0, XI क्या है, 0, तो यहां पर U क्या हो जाएगा, 0, एंड पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या है, 0। तो ये जो किसी एक्सटेंशन X तक लाने में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तब एक सिंपल सी होगी, U इक्वल टू 1/2 KX स्क्वायर। यह एक सिंपल है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 KX स्क्वायर। क्यों कि यह इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। इज क्लियर? एक जनरल वे में जैसे हमने कहा कि इसको खींचकर रिलीज कर दिया जाए तो उतना ही डिस्प्लेसमेंट या इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाएं जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ओवरशूट करेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन को, फिर रेस्टोरिंग फोर्स के कारण या फिर पुश आउट होगा, पुश आउट होने के बाद फिर यह जो है दाईं ओर जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन के दाईं ओर
इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण प्लस एक्स लेगा, फिर माइनस एक्स। तो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन के दाएं और बाएं ऑसिलेट करता है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरलाइज कर सकते हैं 1/2 kx²। ये क्लियर? अभी एक चीज हम आपको बताते हैं। यदि ब्लॉक को स्ट्रेच करके मैक्सिमम पोजीशन यानी एक्शन, मैक्सिमम पोजीशन पर जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन है वह मैक्सिमम है, यानी ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन से वह मैक्सिमम एक्शन। ठीक है, तो यह प्लस होगा। लेकिन जब ब्लॉक को रिलीज करते हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, तो यह जो है ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन से बाएं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, यह भी माइनस एक्शन, यानी उतना ही मैक्सिमम बाईं ओर डिस्प्लेस होगा। और इस तरह यह हम देखें तो यह इक्विलिब्रियम पोजीशन के दाएं और बाएं प्लस माइनस एक्शन डिस्प्लेसमेंट में यह ऑसिलेट करता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही इसको स्ट्रेच हम करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में, द टोटल एनर्जी इन द स्प्रिंग और द ब्लॉक इज द पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब जैसे ही रिलीज करते हैं यह पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज एंड इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो है मीन पोजीशन पर मान लीजिए कि इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आते आते क्या हो जाती है, v हो जाती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है यहां पर 1/2 mv² हो जाएगी, यानी तब पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर गई, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन यह बाईं ओर बढ़ गया, तो फिर यह इंटरचेंज कर गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो फिर जब एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा यानी XM पर पहुंचेगा, तब यहां पर है ना, यहां पर जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² जीरो हो जाएगी, क्योंकि वह टोटल किस में कन्वर्ट कर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kxm²। दिस इज द मैक्सिमम, है ना, वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। इस बीच में एक्सटेंशन करके यहां एट एनी पॉइंट, किसी बिंदु पर यदि हम इसकी टोटल एनर्जी की गणना करें तो टोटल एनर्जी कैन बी गिवन, ये मान लिया जाए कि यह ब्लॉक स्ट्रेच होने के बाद यहां तक है। ठीक है, अब यहां से इसको रिलीज करते हैं तो यह ब्लॉक जो है यहां आता है, सपोज दैट यहां पर आया। ठीक है, अब यहां पर यह जो है स्ट्रेच करने के बाद एक्सएम पोजीशन है, एक्सएम पोजीशन है। यह जो है इंटरमीडिएट पोजीशन है, यह जो है इंटरमीडिएट पोजीशन। तो टोटल एनर्जी यानी यहां जो ब्लॉक है इसमें पोटेंशियल भी होगा और काइनेटिक भी होगा। तो टोटल एनर्जी जो यहाँ है 1/2 kxm² इक्वल टू 1/2 mv²। और यदि इसकी डिस्प्लेसमेंट यहां से x हो तो प्लस 1/2 kx²। तो यहां से हम तो kxm² इक्वल टू mv² प्लस kx²। mv² इधर ले लें, mv²
बराबर हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एम स्क्वायर बराबर के कॉमन ले लें तो ये क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एम स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एम स्क्वायर, इसलिए v इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एम स्क्वायर। सॉरी उलट गया है, ये एक्स एम हो गया, ये एक्स स्क्वायर ठीक है। इस तरह एट एनी पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द speed, that is the velocity of the block which oscillating and about its the equilibrium position. ये क्लियर? यहाँ पर हमने रिलेशन निकाला v इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग ऑसिलेशन एट एनी इंस्टेंट। अब इसमें जो रिलेशन हमने अभी देखा, इस रिलेशन से हमने क्या पाया, एक सबसे बड़ी जो चीज पाया वह है एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड, एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड, यह हमेशा जो है कंजर्व्ड, यानी कि अभी जो हमने कहा 1/2 के एक्स एम यानी मैक्सिमम पोजीशन स्क्वायर इक्वल टू 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी इन इंटरमीडिएट पोजीशन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द 1/2 के एक्स एम स्क्वायर, and this is the intermediate when it move from the maximum position towards the equilibrium, तो पोटेंशियल से घटकर जो है कुछ काइनेटिक में बदला और कुछ पोटेंशियल रह गया, तो जो मूवमेंट हुआ, जो बदलाव हुआ, जो चेंज हुआ वो 1/2 काइनेटिक एनर्जी और 1/2 के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, यानी इट पार्टली द टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज partly into the kinetic and partly into the potential. Total potential energy change partly into the kinetic and partly into the potential. अब इस तरह हम देखें तो इससे हमारा एक रिलेशन निकल जाता है क्या, द एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड। अब हम एक पेंडुलम का केस लेते हैं। दिस इज द, मान लीजिए कोई बॉल है, इसका मास m है, यह जो है ए स्ट्रिंग है, यह जो है मीन पोजीशन है, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है, u है 0। यदि यह ऑसिलेट करता है, मान लीजिए यहां आता है, ठीक है, तो यदि यह यहां आता है, सपोज दैट यहां, तो इसकी स्पीड की डायरेक्शन ये होगी, तो यहां पर अब देखिए ये गया कैसे, ऐसे, तो जब यह डिस्प्लेस करता है ऊपर की ओर, तो देखें यह कितना हाइट गेन किया हॉरिजॉन्टल से, यहां से देख सकते हैं यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द प्लेन ऑफ ऑसिलेशन, इट गेनिंग द हाइट h, यह हाइट कितना है h। तब जब इसको स्ट्रेच करके यहां, जब इस बॉब को खींच कर यहां लाते हैं, तो यह कितनी हाइट गेन किया h, तब यहां पर जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई वह पोटेंशियल एनर्जी P कितनी हो गई mg। जैसे ही यहां से इसको रिलीज करते हैं, यह पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज करती है और डिक्रीज करते करते यह घटती जाती है,
तो ये मीन पोजीशन पर आते आते टोटल पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और यहां पर होता है 1/2 mv²। लेकिन मोशन के कारण यह कंटिन्यू आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जो है यह आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, यहां चला आता है। ठीक है, यहां चला आता है। तो फिर ये काइनेटिक एनर्जी यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड क्या होगी, घटती जाएगी। क्यों कि इसमें एक रेस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है जो हमेशा बॉब को खींचकर इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही लाकर रखना चाहता है। तो इस तरह यह फिर जो है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। इट क्लियर? आइए एक देखते हैं और पॉइंट। सपोज दैट दिस इज ए सर्कुलर, ठीक है, ये सेंटर, यहां कोई बॉडी है, पार्टिकल है, यहां पर इसकी वेलोसिटी है u, मास है इसका m, और यह जो है इस सर्कुलर पाथ पर इसकी रेडियस है r। यह सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। तो मान लीजिए किसी क्षण यह पॉइंट P पर है, तो यहां जो इसकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहां 0 होगी, यह 1/2 mv² होगी। ठीक है, इस बिंदु पर चूंकि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वह इस दिशा में होगी और स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा इस तरफ होगा। ठीक है, और बॉब का जो मास होगा वह mg नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब ये देखें हाइट कितनी गेन की, कितनी हाइट गेन की, यह h। तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब ध्यान से देखें तो यह पोटेंशियल एनर्जी इस पर mgh होगा। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या है, 1/2 mu²। पॉइंट P पर सपोज दैट इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द वेव मेकिंग द एंगल थीटा, या एंगल थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है mg है, इसे दो कंपोनेंट में हमें रिजॉल्व करना, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर दें। तो इस डायरेक्शन में हो गया mg cos थीटा। ठीक है, इस डायरेक्शन में हो गया mg cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो गया mg sin थीटा। क्लियर? तो हम यहां निकाल दें v² माइनस u² इक्वल टू 2gh से। ठीक है, तो यहां पर जो वेलोसिटी क्या होगी, v² इक्वल टू u² प्लस 2gh और v इक्वल टू √u² प्लस 2gh। ठीक है, अब देखें तो यह एंगल भी क्या होगी, थीटा। हमें h नहीं मालूम, तो ये हो गया cos थीटा। h हमको ये है ना ज्ञात करना, यहां पर h हमको निकालना है। अब जरा देखें तो ये cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया ये आपका, तो ये है आपका r माइनस h बटा हाइपोटेनियस r। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं r cos थीटा बराबर r माइनस h और h इक्वल टू r माइनस r cos थीटा इक्वल टू r कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा। इस तरह हम h की वैल्यू यहां रखकर we can calculate the velocity at any point।
टेंशन इसमें क्लियर है। T इक्वल टू mg cos थीटा, यानी T बराबर mg cos थीटा। तो mg क्या हो गया, mg इंटू cos थीटा अभी हमने निकाला, r माइनस h बाई r। इस तरह इस हम जो है फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पावर। बड़ा सिंपल सी चीज है पावर, आप जानते हैं। पावर रेट ऑफ द वर्क डन, वर्क कार्य करने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। पावर को जनरली हम P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू W बाई T, यह होता है वर्क। पावर वर्क की यूनिट होती है जूल और SI में, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो पावर की यूनिट हो गई जूल पर सेकंड, इसे हम वाट भी कहते हैं। ठीक है, पावर की जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ P, अब देखिए वर्क बटा टाइम, W बटा टाइम। तो यहां W क्या है, वर्क, वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। ठीक है, फोर्स का होता है mLT का पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट का L बटा T। कितना आया, 8 ऊपर चला जाएगा, mL² T का पावर -3। ये हो गया डायमेंशन। पावर की जो बिगर यूनिट होती है, बिगर यूनिट वह होती है किलो वाट। किलोवाट, किलोवाट कहते हैं 1000, यानी 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। एक दूसरी यूनिट होती है वह है हॉर्स पावर, HP, जहां 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, हम हमेशा एवरेज पावर की ही चर्चा करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, instantaneous power is defined by the average power having the limiting tends to 0. The instantaneous power is defined as the limiting value of the average power as the time approaches to 0. यानी जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वह किस में होती है, मतलब 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी लिमिट टेंड्स टू द 0, है ना। तो एवरेज पावर, ठीक है, तो एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल टू P dW बटा dt लिमिट टाइम टेंड्स टू 0। यही हुआ लिमिट, इसको हम लिखते हैं LIM, लिमिट टेंड्स टू 0। ठीक है ना, इसको हम ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा W डेल्टा टाइम, तो बराबर हो गया dW बटा dt, या डिफरेंशियल में आ गया dW बटा dt। यदि स्मॉल फोर्स, ठीक है, यदि किसी फोर्स, मान लीजिए कोई फोर्स F है और किसी पार्टिकल पर लग रहा है और उस पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट dr है, ठीक है, या ds है। कोई फोर्स लग रहा है और उस पार्टिकल पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ds होता है। तब स्मॉल वर्क डन जो होगा W dW बराबर हो गया F इंटू ds।
बराबर FDS। FDS क्यों ले लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो द थीटा बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड में FDS हो गया, DW बराबर। तो यहाँ P बराबर DW की जगह पे रख दे FDS बटा DT। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इंटू DS बटा DT। DS बटा DT बराबर क्या कहते हैं, वेलोसिटी बराबर F इंटू, यानी P इक्वल टू F इंटू V। ये हमारा इंस्टेंटेनियस यानी DS बाई DT, जिसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी, यह हमारा हो गया DS बाई DT। अब यदि हम इसको डिफरेंशियल में ले लें, वेक्टर में हम शो कर दें, ठीक है, तो P इक्वल टू F वेक्टर V वेक्टर। चूंकि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्लियर। अब आते हैं एक एनर्जी की यूनिट जो होती है वह आपको किलो वाट आवर यानी पावर के टर्म में जो दी जाती है, बिगर यूनिट किलो वाट, और स्मॉलर यूनिट जो होती है वाट सेकेंड होती है। तो 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 1 किलो वाट में 1000 वाट। 1 घंटे में कितने सेकंड, 60 गुणे 60 सेकंड। तो जब ये हम करेंगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, है ना, वाट सेकेंड, और इसे हम कहते हैं जूल। 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल, यानी 1 किलो वाट आवर बराबर, जैसे इलेक्ट्रिक में हम आए तो 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। ठीक है, यदि 1000 वाट की बल्ब 1 घंटे के लिए कंटिन्यू लाइटेड की जाए, तब हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में जो रीडिंग आएगी वह 1 यूनिट की आएगी। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी आती है, 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। फिर क्लियर, क्लियर, all things are clear. In the next session we will talk about the collision and the different type of the collision.